नानों से। क्या किया पूनम जी, आप अपने बारे में बताइए कुछ। क्या एजुकेशन क्वालिफिकेशन है आपकी? सर मैंने बीएससी किया है एमडी यूनिवर्सिटी से, उसके बाद बीएड किया है एमडी यूनिवर्सिटी से, फिर एमए सोशियोलॉजी किया है एमडी यूनिवर्सिटी से, और अभी वर्किंग में मैं पीआरटी टीचर हूँ राजस्थान बोर्ड में। ये बीएससी से फिर सोशियोलॉजी, ये लाइन कैसे चेंज किया आपने? जी सर, बीएससी के बाद सर मैंने बीएड किया, फिर मैं जॉब में लगी तो मैं रेगुलर कर नहीं पाई एमएससी को, तो फिर मैंने देखा तो सोशियोलॉजी में मेरा इंटरेस्ट था, इसलिए मैंने एमए जो डिस्टेंस मोड से किया। कोटा ओपन से? जी कोटा ओपन से। वर्धमान महावीर से। वर्तमान महाविद्यालय। वर्धमान महावीर जी के बारे में बताइए कुछ। सर अच्छा, मुझे ये बताइए कि भारत में जो जाति है इसका उद्भव कैसे हुआ, और जाति की वर्तमान में जो भूमिका है क्या वो प्राचीन काल से बदल गई है, और बदली है तो किस रूप में बदली है? जी, जाति पहले हमारे जो ये वर्ण व्यवस्था थी, ब्राह्मण क्षत्रिय शूद्र, इनसे ही जो है वो जाति के अंदर वो डेवलप होते गए। कैसे डेवलप हुई, क्यों डेवलप हुई? जैसे पैसे के आधार पर उनका एक निश्चित व्यवसाय होगा, ब्राह्मण जो है वो पूजा पाठ के ये काम करते थे, तो उससे धीरे धीरे ये वो जाति के अंदर डेवलप होगी, वो वर्ण व्यवस्था जो है वो जाति सिस्टम में बदल गई। जब चार वर्ण थे, चारों अपना अपना काम कर भी रहे थे, तो एक अलग कंसेप्ट जाति क्यों आया हमको? क्या कारण था कि वर्ण से हम जाति की तरफ चले गए? जब चार वर्ण व्यवस्था थी तो चारों वर्ण अपना अपना काम कर रहे थे, और जब आर्यीकरण का विस्तार होता है, और आर्यीकरण जो है आपका पर्वतों की तरफ, पहाड़ों की तरफ, वनों की तरफ पहुंचता है, तो उसका सामना नई नई आपका लोगों से होता है, जैसे निषाद, मल्लाह, ठीक है ना, जहाँ एकलव्य वगैरह थे, या डोंग, ठीक है, चंडाल, इनसे जब होता है तो उनको ये लगता है कि हमने तो चार ही तय किए थे, ये लोग कहाँ पर आएंगे, फिर इन लोगों के लिए कहाँ जगह है हमारे चार वर्ण व्यवस्था में, तो कोई भी काम नहीं करते। जो चार काम हम लोग चार वर्ण व्यवस्था में जो कर रहे हैं हम अपने अपने लोग, तो ये तो कहीं एडजस्ट नहीं, तो तब जाति की तरफ उन्होंने मुंह किया था। भारत में जो क्षत्रिय हैं वो दो प्रकार के माने गए हैं विदेशियों द्वारा, उनका वर्णन मिलता है, वो कौन से दो क्षत्रिय थे? सत और असत। ये बनखुर्द बताते हैं कि सत मतलब अच्छा, और असत मीन्स आपका जो अच्छा ना हो, मीन्स एकदम थोड़ा बहुत नॉर्मल सामान्य बुरा कह लीजिए आप, वो दो प्रकार के क्षत्रिय की अवधारणा थी। आप देखिए कि जाति की वर्तमान में जो आपका उपयोगिता है, जब हम 21वीं शताब्दी की बातचीत करते हैं, और डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर भी कहते हैं कि भारत में एक ही चीज़ है जो जाति है, वो जाति ही नहीं है, और वो कहते हैं कि ये जानी चाहिए। क्या आप सहमत हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए? सर जाति व्यवस्था वैसे तो आजकल पहले से तो काफी डिफरेंस है, जैसे पहले माना जाता था, अछूत माना जाता था, उसमें तो चेंज हुआ है, लेकिन पूरी तरह से तो खत्म नहीं हुई है। तो इसके दोनों तरह की कॉन्सिक्वेंसेज है। एक तरफ तो ये थोड़ी सी सिक्योरिटी भी देती है, ऊंच नीच के भेदभाव जैसे सत्रीकरण में नीचे ना चले जाए, उससे सुरक्षा की भावना को भी कम करती है, लेकिन इससे नुकसान भी काफी है, जैसे अस्पृश्यता वगैरह है, ये ऐसे इसके तो आप क्या लगता है कि आपको समाप्त होनी चाहिए कि बनी रहनी चाहिए? मैं आपसे एक आपका जवाब जानना चाहता हूँ कि डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर, जिन्होंने इतना जातिगत भेदभाव देखा, तो वो कहते हैं कि जाति व्यवस्था समाप्त होनी चाहिए, और जबकि आज हमारे देश में आप देख रहे हैं कि जाति का रूप किस तरह बदल गया, पॉलिटिकल हो गया है, तो क्या आपको लगता है कि समाप्त होनी चाहिए? आपका जवाब क्या है कि होनी चाहिए कि नहीं होनी चाहिए? वैसे तो समाप्त हो जाए तो भी किसी को कोई परेशानी नहीं होगी, कोई यानी ऐसा समाप्त होनी चाहिए आपके मतलब अनुसार? आपके अनुसार समाप्त होनी चाहिए, अगर आपका जवाब पूछे तो हम आपसे? होनी चाहिए। अच्छा, मुझे बताइए कि जो आपका भारत में सांप्रदायिकता की बात होती है, रोज हम सुनते हैं कि भारत में सांप्रदायिकता बढ़ रही है, क्या आप उससे सहमत हैं कि सांप्रदायिकता बढ़ रही है भारत में वर्तमान समय में?
वर्तमान समय में देखें तो जो अभी रिसेंटली जो दंगे फसाद और देखें तो सांप्रदायिकता तो बढ़ रही है। श्योर, आप कंफर्म है? उदाहरण दीजिए मुझे। जैसे अभी रिसेंट हरियाणा में ही जो नूह में दंगे हुए हिंदू और मुस्लिम संप्रदाय के बीच में, तो वही ओके, सांप्रदायिकता का ही कारण है। अच्छा, तो ये क्या कारण है इसका? राजनीतिक कारण है कि समाज में कुछ और भी कारण है? जी, राजनीतिक कारण भी है, कई बार पॉलिटिकल पार्टी जो अपने हित के लिए भी करती है ऐसा काम, और दूसरा ये सोशल मीडिया का बहुत ज़्यादा प्रभाव है, जो अफवाहें फैला देते हैं लोग, फिर उससे मिसगाइड होते हैं ओके, समाज के अंदर। सोशल मीडिया ने सोसाइटी को बहुत चेंज किया है, सकारात्मक रूप से भी नकारात्मक रूप से भी। परंतु अभी हम देख रहे हैं कि ऑस्ट्रेलिया जैसे देशों में 16 साल से बच्चों के जो कम के बच्चे थे उनको सोशल मीडिया चलाने पर बैन लगा दिया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी खुद कहते हैं कि हमें रील का कम प्रयोग करना चाहिए। अगर वो हमें बहुत तेज़ी से बदल रहा है तो क्या हमारे जो राजनेता हैं वो सही सुझाव दे रहे हैं या सही नहीं है वो? जैसे छोटे बच्चों के लिए 16 साल से जो बच्चे नित्य हो जाते हैं और नाबालिग जो बच्चे होते हैं उनके अंदर इतनी समझ नहीं हो पाती कि वो अपना सही गलत पहचान सके, तो उनके लिए होना चाहिए सोशल मीडिया से दूर रहे। लेकिन एक तरफ देखें तो एजुकेशन भी इसी के अंदर पार्ट में आती है, सोशल मीडिया के थ्रू एजुकेशन भी ले सकते हैं जो ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स हैं। तो यूँ तो नहीं है कि बिल्कुल ही बंद हो जाना चाहिए, लेकिन कुछ रेस्ट्रिक्टेड जो वो हैं प्लेटफॉर्म्स जैसे मार्क्स के बारे में बताइए थोड़ा सा। मार्क्स का जो मार्क्स समाज के बारे में कहता है, मार्क्स जो है भारतीय समाज के बारे में, मार्क्स क्या कहता है भारतीय समाज के बारे में? कार्ल मार्क्स का जो पर्सपेक्टिव है वो देखने का, वो संघर्षवादी है। वो देखते हैं कि भारतीय समाज के इकोनॉमी, बारे में, केवल भारतीय समाज के बारे में। भारतीय समाज के बारे में तो मैंने तो ऐसा कोई स्पेसिफिक मैं नहीं जानती उसके बारे में कि उन्होंने भारतीय समाज के बारे में कहा। वो कहते हैं कि बड़ा ही जड़ समाज है, विकसित नहीं है, गतिशील नहीं है, जो व्यवस्था सदियों से चली आ रही है उसको चलाते ही आ रहे हैं, कोई बदलाव नहीं है उनके अंदर। और इसलिए वो यूरोपियन जो आपका साम्राज्य था उसको जस्टिफाई करते हैं, कहते हैं कि बहुत अच्छा है, इन्होंने आकर के भारतीय समाज में गतिशीलता तो कायम की है कम से कम। वो पुरानी व्यवस्था तोड़ी तो है, नई व्यवस्था लाए तो हैं, इसलिए ब्रिटिशर्स भारत के लिए सही हैं। तो आप ये बताइए कि ब्रिटिशर्स के आने के बाद भारतीय समाज में कुछ मुख्य परिवर्तन आए, आप बताएंगे मुझे कि तो क्या क्या परिवर्तन आए? एक तो सर अंग्रेजी का प्रभाव पड़ा, उन्होंने अपने काम करवाने के लिए उनके जो ऑफिस वगैरह कार्यालय के काम करवाने के लिए अंग्रेजी शिक्षा को बढ़ावा दिया। दूसरा उनकी जो संस्कृति है, पश्चिमी संस्कृति की तरफ लोग आकर्षित हुए, तो वो पश्चिमीकरण हुआ भारतीय समाज की संस्कृति में। जीएस भूरिया के बारे में कुछ बताइए, भूरिया जी के बारे में। जीएस भूरिया को भारतीय समाजशास्त्र का पिता कहा जाता है और भारतीय समाजशास्त्र को विकसित करने में उनका बहुत ज्यादा योगदान है। दुर्खिम जो है आपका मार्क्स से कहाँ डिफरेंट है? दुर्खिम का जो समाजशास्त्र परिप्रेक्ष्य है वो फंक्शनलिस्ट है, प्रकार्यवादी है, जबकि मार्क्स जो है वो संघर्ष देखते हैं। और वो कहते हैं, जबकि दुर्खिम कहते हैं कि समाज में जो भी अंग है उसका कोई ना कोई कार्य है, एक प्रकार्य होता है और समाज ही सर्वोपरि है। जबकि मार्क्स कहते हैं कि समाज नहीं, इकोनॉमी वो होती है जो अनुसंरचना कोई समाज को स्वरूप देती है। तो भारतीय समाज में मार्क्स कामयाब नहीं हो पाए, क्या कारण था उसका? भारत में जो मार्क्सवाद है, लेफ्टिस्ट हैं या कम्युनिज्म है, वो विचारधारा कामयाब नहीं हो पाई, क्या कारण है? तो सर मार्क्स का भारतीय समाज के बारे में मैं नहीं जानती। उनकी जो विचारधारा है भारत में कामयाब नहीं हुई। मैं ये कह रहा हूँ कि जो संघर्ष की बात आप कर रहे हो या इकोनॉमी की बातचीत आप कर रहे हो समाज में, तो ये विचार भारत में कामयाब नहीं हुए। उसका रीज़न क्या है, मैं ये पूछ रहा हूँ, क्या कारण वो यहाँ कामयाब नहीं हुए? और संघर्ष नहीं हुआ। हाँ, भारत में वो क्यों नहीं कामयाब हो पाए? उनके विचार जैसे चाइना में आए, रसिया में आए, यूरोप में आए, भारत में उन विचारों को इतनी गंभीरता से नहीं लिया गया। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि क्या कारण था? क्योंकि भारत की जो अर्थव्यवस्था है वो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था थी। वैसे तो कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था रूस की भी थी।
रूल्स भी उन्होंने नेटफ्लिक्स नहीं। पूंजीवादी अर्थव्यवस्था को बदलने के बारे में बोला नहीं, है। वही मैं कह रहा हूँ, आज भी मार्शल कामयाब नहीं, मैं तो आज की भी बातचीत करता हूँ, आज भी वो कामयाब नहीं है भारत में। आज भी मार्क्सिज्म कहाँ है भारत में, जबकि और बहुत सारे देशों में आ रहा है लगातार। उसका कारण था कि भारत का जो समाज वो सामूहिक है, भारत में समाज सामूहिक है, इस प्रकार के वर्ग संघर्ष की अवधारणा भारत में कभी रही ही नहीं। सामूहिकता संघर्ष को रोक देती है, सामूहिकता क्या करती है, संघर्ष को रोक देती है। वैश्वीकरण का भारतीय समाज पर सकारात्मक प्रभाव पड़ा, वो दो चीजें बताइए मुझे, कौन से पड़े हैं, नकारात्मक प्रभाव पड़ा, उसके बारे में दो बातें बताइए मुझे। वैश्वीकरण से जो हमारी स्थानीय संस्कृति है उसकी पहुंच ग्लोबल लेवल तक हो गई है। आज छोटी छोटी जो बातें होती है वो एक गांव तक सीमित नहीं रह कर जैसे एक एग्जांपल दो आप मुझे। छठ पूजा कह सकते हो आप इसको? हाँ जी, जैसे छठ पूजा है। ठीक है, और एग्जांपल बताइए। और जैसे अभी रिसेंटली जो ये करवा चौथ का त्योहार है, पहले छोटे एरिया में मनाया जाया करता, अब ये लगभग सब जगह पे मनाया जाता है। ठीक है, और आप नेगेटिव बताइए इसका कुछ। और नेगेटिव में सर मतलब संस्कृतियां एक चिड़ी की तरह बन गई है, कोई अलग आइडेंटिटी नहीं रह गई। आइडेंटिटी क्राइस्ट की चल रहा है, उनके लिए जो आइडेंटिटी क्राइस्ट रहता है कि अपना पहचान के लिए वो संघर्षरत रहते हैं। ठीक है, सर मैडम ये बताइए, एजुकेशन साइकोलॉजी के बारे में आप क्या सोचते हैं? साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान, मन का विज्ञान। जब हम एजुकेशन के क्षेत्र में बच्चों के व्यवहार का बारे में जान करके उसका प्रयोग करते हैं तो वो एजुकेशन साइकोलॉजी। क्या आपकी क्लास के अंदर आप सभी बच्चों के लिए एक जैसा टीचिंग मेथड यूज कर सकते हो आप? नहीं सर, एक जैसा टीचिंग मेथड नहीं होगा सबके लिए, क्योंकि कुछ स्लो लर्नर होंगे, कुछ गिफ्टेड चाइल्ड होंगे, सबका सीखने की क्षमता अलग अलग है। तो उनके अकॉर्डिंग, बच्चों के अकॉर्डिंग ही टीचर को एक जेलर की तरह नहीं बल्कि एक माली की तरह कार्य करना चाहिए और अपने बच्चों को एक पौधे की तरह देखना चाहिए कि किसको कितने खाद पानी की जरूरत है। किसने कहा था ये जो ये आप कह किसके रहे हैं? हैं? ये वर्ड जो बोले आपने किसके हैं? सर ये तो नहीं पता किसने। प्रोवेल के हैं, किंडरगार्टन प्रणाली में। ठीक है। प्रोवेल? हाँ, किंडरगार्टन प्रणाली है, प्रोवेल कहते हैं। हरियाणा के अंदर महिला शिक्षा को बेहतर बनाने के लिए हरियाणा गवर्नमेंट ने क्या कदम उठाए? जी, एक तो ये बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ जो जेंडर इसके भ्रूण हत्या के लिए भी और एजुकेशन के लिए भी है। ठीक है। दूसरा एक किशोरी शक्ति योजना है जिसके अंदर उनके न्यूट्रिशनल और एजुकेशन के लिए भी है। ठीक है। अभी रिसेंट में एक हरियाणा गवर्नमेंट ने अपनी एक पॉलिसी स्टार्ट की है, शायद 10-15 दिन पहले। हमारी बेटी 10-15 दिन पहले। वो तो पहले पुरानी है। रिसेंट में तो नहीं सर पता कौन सी थी। चलो, आपने ये कहा था सोशल मीडिया के बारे में बात की थी, क्या आप सोशल मीडिया का कोई प्लेटफॉर्म यूज करते हो? मतलब पढ़ाने के लिए सर वैसे इन जनरल? वैसे भी अपनी लाइफ में कब? जी, व्हाट्सएप एक कॉमन यूज है जो लगभग आज के दौर में सब करते हैं। इसका एजुकेशन में आप कैसे यूज कर सकते हो इसका? अभी जब रिसेंटली कोविड आया था तो कोविड के दौरान हमने उसका व्हाट्सएप का यूज किया था क्लास में बच्चों का होमवर्क देने के लिए, वर्कशीट बांटने के लिए, और उनका होमवर्क पेरेंट्स जो होते हैं ग्रुप के अंदर हमारे पास सेंड करते हैं। अगर आपको ऑनलाइन क्लास लेनी हो तो आप कौन कौन से टूल्स यूज करोगे? सर अभी तक मैंने ऑनलाइन क्लास ली तो नहीं, लेकिन अगर शायद व्हाट्सएप के माध्यम से तो लाइव क्लासेस तो नहीं ली जाएगी। ठीक है। हरियाणा के एजुकेशन मिनिस्टर कौन है? महिपाल ढंडा। हरियाणा के अंदर अभी बताइए, महिलाओं की राजनीतिक भागीदारी कितनी है? मैं अगर विधानसभा की बात करूँ तो जी, अभी 13 महिलाएं क्या है? क्या ये और ज्यादा नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल होनी चाहिए सर। कारण क्या है कम होने का? तो सोसाइटी सर पैट्रियार्कल सोसाइटी है मेनली। ठीक है। रीजन तो महिलाओं को आगे आने से रोका जाता है, पुरुष प्रधान है, जेंडर वाइज होके काम करती हैं। और एजुकेशन लेवल जो है महिलाएं
लोग प्रेफर करते हैं कि लड़कों को ज़्यादा एजुकेशन दी जाए। अगर लड़का और लड़की दोनों हैं तो कोशिश करते हैं कि लड़कों को पहले पढ़ाया जाए, महिला लड़कियों को और बाद में। पुरुष साक्षरता अनुपात हरियाणा में कितना है? दोनों अलग अलग बताइए। महिला अनुपात और पुरुष साक्षरता अनुपात दोनों में क्या क्या है, कितना है? महिला अनुपात 65.4 है सर। अच्छा, श्योर और हैं? पुरुष शायद 78 के लगभग है, 78 पॉइंट या 77.5। अभी आपने एक चीज़ बताई कि भाई ज़्यादातर लोग हैं लड़कियों को पढ़ाना पसंद नहीं करते, लड़कों पर ज़्यादा ध्यान देते हैं। आप टीचर लगे, आपने बताया कि आप ऑलरेडी प्राइमरी टीचर हो, तो आपको आगे किसने बढ़ाया? सर मेरे माता पिता, क्या वो एजुकेटेड थे? लेकिन मेरी मदर एजुकेटेड नहीं है, मेरे फादर गवर्नमेंट जॉब थे, आर्मी में थे। ठीक है, चलो हरियाणा के इतिहास के बारे में बताइए कुछ। सर हरियाणा पंजाब से अलग होकर 1 नवंबर 1966 को बना और इसके अंदर 22 जिले हैं। और हरियाणा में कुरुक्षेत्र जैसी धर्म तीर्थ नगरी है। ठीक है, हरियाणा का अर्थ क्या है नाम का? हरि की भूमि, हरि प्लस आना, हरि की भूमि। अब ये बताइए मैडम, आजकल हाइब्रिड एजुकेशन सिस्टम चला हुआ है या ब्लेंडेड मोड कह सकते हैं हम जिसको, तो ये क्या है? हाइब्रिड मतलब ऑनलाइन प्लेटफॉर्म्स का यूज करना। सामाजिक अधिकारिता मंत्रालय किसके पास है हरियाणा में? सामाजिक महिला सामाजिक सामाजिक सोशल सोशल एम्पावरमेंट। श्री श्रुति चौधरी। पढ़ा को थोड़ा सा। महिला और बाल विकास है। हाँ, ठीक पढ़ो है, उसको एक बार, ठीक थोड़ा है, सा पढ़ो हरियाणा खंड, फिर देखो क्या सर? थोड़ा सा हरियाणा खंड फिर देख लीजिए। मैं ये कह रहा हूँ कि थोड़ा सा ले करते हैं, आप जो मंत्री गठित हुए हैं वो पढ़ लीजिए एक बार। वो गलत बता रहे थे आप, वो नहीं है, ठीक है, तो उसको एक बार पढ़ लीजिए। मैं ये कहना चाहता हूँ। हाँ, ठीक है। तो एक लास्ट क्वेश्चन मैं आपसे पूछ लेता हूँ, लास्ट क्वेश्चन आपका, कि अगर आपको समाजशास्त्र का शिक्षक लगा दिया जाता है तो आप जो है किस मेथड से बच्चों को पढ़ाएंगे? समाज हमारे जीवन का एक अभिन्न अंग है सर, इंटीग्रल पार्ट है। तो हम डेली रूटीन लाइफ में जो देखते हैं उसी के साथ कनेक्ट करके समाजशास्त्र को पढ़ाना ज़्यादा बेहतर रहेगा, बजाय के हम डिस्क्रिप्टिव मेथड यूज करें। थैंक यू, ठीक है, काफ़ी अच्छा है। तो फीडबैक दें आपको एक बार। तो मैडम जैसे मैंने एजुकेशन के बारे में पूछा, हाइब्रिड सिस्टम के बारे में पूछा, एजुकेशन का एक नया कंसेप्ट है ये, तो इसमें या ब्लेंडेड कह सकते हैं, इसमें ऑनलाइन और ऑफलाइन दोनों को मिलाकर जो मोड चल रहा है ना आज, ठीक है। कोई चीज़ें ऐसे हैं, लेक्चर हम भाई बच्चों को जब लंबी छुट्टियाँ चल रही हैं तो ऑनलाइन पढ़ा देते हैं, उसके बाद बच्चे स्कूल में आते हैं तो उनको ऑफलाइन, ठीक है। तो बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ भी ऐसी हैं आजकल, तो कुछ कोर्स तो वो क्या कराएंगी ऑनलाइन कराती हैं, कुछ ऑफलाइन। तो ये है इस तरह से। एक आपसे पूछा गया था, आपने पूछा कि भाई ऑनलाइन मैंने आज तक क्लास नहीं ली है, ठीक है। तो मैडम आप स्कूल के अंदर आजकल तो चीज़ें बहुत सारी हमने ऑनलाइन में लेक्चर भी देने पड़ते हैं इस तरह से, तो इसके बारे में आपको तैयार करना पड़ेगा। ऑनलाइन के लिए आप कौन कौन सी ऐप यूज़ कर सकते हो, तो ये चीज़ें आपने तैयार करनी पड़ेंगी, ठीक है सर। तो ये जैसे जूम मीटिंग चल रही है तो हम इसको ऑनलाइन के लिए यूज हाँ, कर सकते ऑनलाइन हैं। के लिए यूज़ करेंगे, और बाकी और भी चीज़ें हैं मैडम, जैसे आप क्लास के अंदर डिजिटल बोर्ड होगा आपका, वहाँ पे आप कौन कौन से टूल्स यूज़ करोगे, पीपीटी कैसे तैयार करोगे, ठीक है। इन चीज़ों के बारे में बेसिक नॉलेज आपको होनी चाहिए, ठीक है। वो इसके लिए मैं क्लास लूँगा, मैं आपको बता दूँगा, ठीक है सर। एक आपने सब्जेक्ट के बारे में थोड़ा सा आप हल्का सा लैग कर रहे थे, जैसे मार्क्स आपने पढ़ा है, तो मार्क्स जो है आपका भारतीय समाज के प्रीफिक्स में बोलते हैं, खूब बोलते हैं, ठीक है। वो भारतीय जो मजदूर हैं उनके बारे में भी बोलते हैं, ठीक है। भारत में जो समाज है उसके बारे में भी बोलते हैं कि वो जड़ समाज है, रुका हुआ है, गतिहीन है, डायनेमिक नहीं है। यूरोपीय समाज डायनेमिक है, ठीक है। थोड़ा सा एक तो हल्का सा देख लीजिए उसको, सब्जेक्ट को हल्का। मतलब कौन से लेवल पे 11 12 या बीए एमए किन में है सर ये बेसिकली आपका, जैसे मैंने जो पढ़ा है आपका वो रिसर्च पेपर पढ़े हैं, और इसका जो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट है आपका मार्क्स का,
उसमें भी काफ़ी है जो भारतीय समाज के बारे में ये कहते हैं। ठीक है, तो हिस्टोरिकल एस्पेक्ट जब आप देखेंगे, आपका इस पर लिखेंगे कि मार्क्स व्यू ऑन इंडियन सोसाइटीज़, तो आपको तुरंत आ जाता है, मतलब पूरे के पूरे आपका आर्टिकल लिखे हैं उन्होंने। ठीक है, में सर्च कर। हाँ जर्नल लिखे हैं उन्होंने पूरे के पूरे, तो जर्नल हैं आपका पूरे उनके। दूसरा है कि आपने पर्सन बोला था जहाँ आपका पूरा इंटरव्यू घूम जाता है, आपने बहुत अच्छा इंटरव्यू दिया, पर एक जगह आपने बड़ा ही ब्लंडर कर दिया। मतलब एक ब्लंडर ये था, आपको तो था आप एकदम सही, आपकी नज़रों में सही था, पर वो हमारी नज़रों में सही नहीं था। इन द सेंस कि अगर मैं आपको एज्यूम करूँ कि मैं बोर्ड में बैठा हूँ और आप एक कैंडिडेट हैं हमारे बोर्ड में, आप आए हैं इंटरव्यू देने के लिए, मैंने पूछा सांप्रदायिकता पढ़ी है या नहीं पढ़ी है, तो आपने लगी होगी पढ़ी है एज ए टीचर, परंतु आपको ये नहीं कहना पढ़ी है। सामने ये आरोप जो है आपका किसके ऊपर लगाया जाता है विपक्षी पार्टियों द्वारा, आप जानते हो, तो आपको ये बिल्कुल नहीं कहना कि सर सांप्रदायिकता बिल्कुल नहीं पढ़ी है। ठीक है, हमारा समाज सभ्य समाज है, हमारा समाज शुरू से ही आपका एक सहनशील समाज रहा है। ठीक है, सामाजिक समरसता एक वर्ड यूज कर लीजिएगा। आपको जब जाति की बातचीत भी करें, वो जातिगत भेदभाव की बातचीत करें, तो सामाजिक समरसता, ठीक है, हमारे देश में सामाजिक समरसता का मॉडल रहा है, इसी कारण मार्क्स हमारे देश में कामयाब नहीं हो पाए। ठीक है ना, एक तो सामूहिकता है, और दूसरा वर्ड जरूर याद करके जाइएगा, आप कहीं भी यूज कीजिएगा तो आप फिर देखिएगा कि अंतर क्या आएगा आपके इंटरव्यू में। सामाजिक समरसता, सहिष्णुता वगैरह नहीं यूज करनी है आपको कहीं भी। ठीक है, और वहाँ आपको सामाजिक समरसता यूज करनी है कि हमारा समाज सामाजिक समरसता वाला समाज है, और हमारा समाज जो है वो एकात्म मानववाद को मानता है। एकात्म मानववाद मतलब जो भारतीय परंपरा है उसको आगे बढ़ाने की एक प्रक्रिया, भारतीय जो प्राचीन परंपराएं रही हैं उनके माध्यम से संसार को कुछ देने की प्रक्रिया है। तो एकात्म मानववाद जो है आपका उसकी थोड़ी सी बात आप बताइएगा, उसी में जोड़ करके समरसता और एकात्म आपका मानववाद है हमारा समाज। इसके कारण क्या हुआ है कि भारतीय समाज में मार्क्स घुस ही नहीं पाया। ठीक है, तो दो चीजें, समरसता और एकात्म मानववाद। थोड़ा सा एकात्म मानववाद को देख लीजिएगा कि क्या होता है, कौन फिलोसफर है, तो काफी काम की चीजें हैं आपकी। तो ये बिल्कुल नहीं बताना है आपका सामाजिक सांप्रदायिकता बड़ी, मैंने नोट किया था, ये बिल्कुल सही नहीं बताया आपने। यहाँ बिल्कुल नेगेटिव हो जाएगा बोर्ड का मेंबर, वो ये समझ लेगा कि आप उनके जैसे नहीं हैं। समझ रहे मेरी बात? तो आपको ऐसा शो करना है कि मैं आपके जैसे ही हूँ, आपको हमसे नंबर लेना है, आप हमसे नंबर निकालिए, उसके बाद आप जैसी वैसे रहिए। थोड़ी देर के लिए आपको जूम करना है। एक आपने एजुकेशन आपकी वर्धमान यूनिवर्सिटी से है, तो उसके बारे में सर ने पूछा था कि आप क्या वर्धमान के बारे में जानते हो। महावीर स्वामी हैं, जैन धर्म के संस्थापक हैं, 24 में, तो इसके बारे में 24 में आपका गुरु है आपका। ठीक है, तो बता दीजिए उतना सिंपल सा। कोटा से कि मैंने इसलिए पूछा क्योंकि आप राजस्थान से हैं, और आपने, मुझे पता था आपने वहीं से की होगी। राजस्थान में टीचर जो लग जाता है वो वहीं से करता है, तो ओपन का वही मात्र ऑप्शन है आपके पास। आप पूछ रहे हैं कि यूनिवर्सिटी स्थापना वगैरह, नहीं, मैं वो आपका उनके बारे में, जो गुरुजी हैं आपका जैन धर्म के संस्थापक हैं, मैंने उनके बारे में पूछा। हाँ, तो थोड़ा सा इतना ही पता होना चाहिए, ज्यादा की जरूरत नहीं है वो। बाकी तो आप बहुत नॉलेज लेके रखते हैं, कॉन्फिडेंस आपका बहुत अच्छा है। कब का आपका 25 तारीख का ना? नहीं सर, 21 का। कॉन्फिडेंस आपका बहुत ही अच्छा है, आई कांटेक्ट बहुत अच्छा है। बस एक कमी मुझे लगी, आप थोड़े से प्रसन्नचित और हो जाइए, थोड़ा सा मुस्कुराइए। हाँ, जैसे अभी मुस्कुरा रहे थे, तो इस तरह से अगर आप मुस्कुराएंगे वो बहुत पॉजिटिव रहेगा आपके लिए, 100% हो जाएगा। ओवरऑल बहुत अच्छी नॉलेज आपको, कॉन्फिडेंस बहुत अच्छा है, बातचीत का तरीका बहुत अच्छा है, रिप्रेजेंट बहुत अच्छा करें, थोड़ा खुश रहिए, प्रसन्नचित भाव से आप जवाब दीजिएगा। वो आपके पास फेस है आपका कि जो प्रसन्नचित होंगे तो नंबर ज़्यादा मिलेगा, तो वो जरूर कीजिएगा हमारी बात मान के। ठीक है ना? और एक तो ये जातिवाद और ये जाति खत्म होनी चाहिए, तो बिल्कुल, जो जाति व्यवस्था है भारतीय समाज में, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर कहते हैं समाप्त होनी चाहिए। और जाति व्यवस्था अगर समाप्त होती भी है तो भारतीय समाज पर कोई असर पड़ेगा नहीं। मतलब भारतीय समाज अपनी जगह पर एक स्थापित समाज है,
और वो केवल जातियों से नहीं बना है, वो राष्ट्रवाद से बना है, ठीक है ना। वो एकात्म मानववाद से बना है, वो सामाजिक समरसता से बना है। तीन चीजें यूज कीजिएगा। एक राष्ट्रवाद की देन है भारतीय समाज, भारत समाज राष्ट्रवादी है, जाति कोई बहुत बड़ा नहीं, उसके लिए देश बड़ा है। दूसरा एकात्म मानववादी है वो, और तीसरा वो समरसता के सिद्धांत पर काम करता है। तीन बातें बताइएगा अगर पूछा जा रहा है तो। ये तीनों चीजें थोड़ी ध्यान भी रखिएगा, कि यूज होती तो यूज होंगी आपकी पक्का, वो यूज जरूर कीजिएगा, ठीक है। और धर्मनिरपेक्षता पूछ रहा है तो भी बताइएगा कि कोई वर्ड आने ना जाने से कोई फर्क नहीं पड़ता, भारतीय समाज तो था ही धर्मनिरपेक्ष। जब हम मानव एकात्म मानववाद की बातचीत करते हैं तो सबको आपका सामाजिक समरसता से रूप से लेके चलने वाला समाज, इस तरह से 2-3 वर्ड यूज करेंगे, सामने वाले को फील हो जाएगा कि हमारे ही आइडियोलॉजी की बच्ची है। सिलेक्शन होगा, पक्का होगा। ठीक है मैडम, तैयारी कीजिए। नेक्स्ट मोड आपका कल होगा, शेड्यूल डाल दिया जाएगा। ओके सर, डेमो के बारे में बता डेमो दीजिए सर। नेक्स्ट टाइम मैडम आप ऐसे कीजिए, जो भी आपके पास व्हाइट बोर्ड हो या जो भी बोर्ड हो तो आप लगा के रखना, तो टॉपिक हम आपको डाल देंगे, उनको तैयार कर लीजिए। और अपने बारे में मत बताइएगा, मैंने आपसे पूछा तो आपने फटाफट सारा बता दिया। आज तो चलो हम पहली बार थे, हाँ नहीं, फिर भी आप एकदम से आपका जवाब यही होना चाहिए था। हालांकि मेरा भी माइंड कैजुअल पे ही था, बट आपका फिर भी कैजुअल में आप कहते सर मना किया गया है, पर फिर भी मैं बता देती हूँ हमारा कैजुअल है। बट आपको जब भी मौका दें तो एक छोटा सा व्हाट्सएप कर दें अपने बारे में, नाम, एरिया, ठीक है, एजुकेशन क्वालिफिकेशन, तो हम समझ लें, आपसे पूछे ना, फिर आपकी आदत ना रहेगी, ठीक है। ठीक है, ओके, ऑल द बेस्ट। आप कौन रह गया मैडम? एक बच्चे ने सजेशन लिया था। पॉलिटिकल साइंस। जोड़ो। आपने दिक्कत कर दी क्या सर? क्या दोबारा करें? आप रिज्वाइन कर लो सर, वो अपने आप काट के चली जाएगी। लिंक तो हमारा ही है, अच्छा, आप मत कर करना। हमरा बेरा नहीं इसको। आपको प्रोत्साहन तो इसके बाद लेकिन फिर आ जाओ। ना ना ना, इस पे रेड पे क्लिक मत करना सर, म्यूट और ये माइक इसका ऑप्शन इस पे क्लिक नहीं करना। और पानी पानी पिलवा दे मैडम, पानी चाय के लिए बोल दो, एक चाय कर दो। कितनी तेज कर देगा मैडम में चाय आपने नहीं पड़ी, बोला तेज मैं नहीं तेज मैडम, नहीं करी हूँ। हम तो कड़क पिया रहा मैडम। तो आपके ना दूध ज़्यादा डाल दिया, पानी ज़्यादा डाली हूँ मैंने। पानी और उसकी ये न बंद कर दे भाई। वन की है कि मैं तो मैं थोड़ी सा 4:30 आएगी बात, अच्छा नहीं पाओगे। उसका तो हम ले लेंगे।